नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकलेट, जिसमें आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं कि हमारे देश में एक बहुत ही समृद्ध इतिहास पनपा, जिसकी कहानी निरंतर मैं आपको लेते हुए सुनाते हुए चल रहा हूं। और इस सीरीज में मैं आपको पूरे इतिहास को बताऊंगा, मतलब जब से भारत में मानव जाति का एग्जिस्टेंस हुआ है तब से लेकर के आज इस वक्त तक की कहानी। तो क्यों ना इन कहानी को जानने के पहले हम इस देश को जान लें। कई लोग इतिहास की जानकारी के पीछे ऐसे डूब जाते हैं कि उन कारणों के पीछे या उन घटनाओं के पीछे होने वाले कारण, मूल कारण को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हम सभी नहीं करेंगे, हम सभी ध्यान देंगे। मैं बात कर रहा हूं भारत के भौगोलिक स्थिति का, क्योंकि भौगोलिक स्थिति रहा तभी तो समाज बना, और समाज बना तभी तो राजपाट बना, और समाज राजपाट को अच्छी तरीके से चलाने के लिए अर्थव्यवस्था बना। यानी अगर भौगोलिक स्थिति बेहतर ना होती तो शायद इस देश का इतिहास इतना समृद्धशाली नहीं होता। जब मैं इतिहास के पन्नों को पलटता हूं और उसके साथ साथ मैं ज्योग्राफी को, भूगोल को भी अगर खंगालता हूं, तो मुझे यह दिखता है कि कुदरत हमारे ऊपर बहुत मेहरबान है। हम सभी बहुत लकी हैं कि हम इस देश में जन्मे, इस मुल्क में जन्मे। ये भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें आपको दुनिया भर की सारी चीजें मिल जाती हैं। आप गोवा के बीच पे कभी जाओ, आपको ये फील आएगा कि आप मियामी के बीच पर हो। आप राजस्थान जाकर घूम कर आओ, आपको दुबई के जैसा फील आएगा। दुबई के रेत के ऐसा फील आपको थार डेजर्ट में भी मिल जाएगा। आप शिमला, जम्मू कश्मीर घूमो, आपको स्विट्जरलैंड का नजारा फील होता है। आप अरुणाचल प्रदेश जाओ, आप केरला जाओ, आप अंडमान निकोबार जाओ, आपको यह महसूस होगा कि आप मालदीव की यात्रा पर हो। तो इस देश में अनगिनत ऐसे कितने नजारे हैं जिन्हें गिनना भी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, इनक्रेडिबल है, और सच में ये इनक्रेडिबल इंडिया है। तो इस इनक्रेडिबल इंडिया की कहानी को हम लोग जानेंगे और समझेंगे कि हमारे देश का जो ये स्थिति बना है, जो हमारे देश का इनक्रेडिबिलिटी यानी अतुलनीय व्यवस्था बना है, उसके पीछे कारण क्या है। तो हम सभी अपने देश के अतुलनीय होने के कारण को जानेंगे। तो कहानी शुरू होता है आज से लगभग 22 करोड़ साल पहले से। जिस वक्त ये धरती स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, उसके काफी साल बाद ये धरती, मेनली जो धरती था ना, वास्तविकता में वो पूरा का पूरा एक गोला था। और इस गोले के बीचों बीच में एक लैंड मास था जिसे हम लोग पेंजिया के नाम से जानते हैं, और चारों तरफ समंदर था जिसे पैंथालासा बोलते थे। तो हुआ यूं कि ये टूट गया। अब आप बोलोगे सर टूटा क्यों? तो भाई साहब ये समझो कि ये एक मान लो डब्बा है, इसमें आप ढेर सारा पत्थर डाल दो, रस्सी से बांध दो और गोल गोल इस तरीके से घुमाओ। ये चारों तरफ जब घूमेगा तो इसमें मौजूद पत्थर अपने जगह को चेंज करेगा, डेफिनेटली। तो उसी तरीके से अपना जो धरती है उसमें तो उतने सालों से रोटेशन और रिवोल्यूशन भी हो रहा है। रोटेशन सन के चारों, रिवोल्यूशन अपने एक्सिस पर, और काफी स्पीड से। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस धरती पर जो भी पत्थर है, लैंडमास है, प्लेट है, वो अपनी जगह से खिसक रहे हैं। तो पेंजिया भी टूटा, दो भागों में टूटा। एक जो ऊपर गया वो लोरेसिया कहला गया, जो नीचे रह गया वो गोंडवाना कहलाया। फिर वो भी टूटना शुरू हुआ, और उसी गोंडवाना लैंड से हमारा एक लैंडमास निकलता है, पेनिनसुलर इंडिया का, और वो ऊपर की तरफ नॉर्थवर्ड मूव करता है। और नॉर्थ में था क्या? तो नॉर्थ में था अपना लोरेसिया, जिससे कट के बना था यूरोप और एशिया वाला रीजन, यानी यूरेशिया। तो उसमें ये टकराता आपस में। और सिंपल सी बात है, अगर दो लैंडमास आपस में टकराएंगे, जो भारी वो नीचे जाएगा, जो हल्का ऊपर जाएगा। और इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। अब समझे हिमालय कैसे बना? तो हिमालय तो बन गया,
अब क्या होगा, हिमालय के वजह से हिमालय बना तो उससे बहुत सारी नदियां निकली, तो नॉर्दर्न रिवर का पूरा विस्तार हुआ। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सबों का सारे रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरी तैयार हुई, और इन सभी नदियों की वजह से नॉर्दर्न प्लेन अपना बना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक हिमालय की वजह से कितना कुछ हो रहा है। ये हिमालय साइबेरिया से आने वाले उस ठंडी हवा को रोक देता है और भारत को भीषण ठंड से बचा देता है। मानसून के बादल को साइबेरिया जाने से रोक देता है और भारत में बारिश करवाता है। ये हिमालय जब तक एयरफोर्स वाला व्यवस्था नहीं आया दुनिया भर में, तब तक और अभी भी बहुत हद तक हमारे देश की रक्षा करते आया पड़ोसी मुल्क से। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि अगर हिमालय नहीं होता तो शायद भारत में जीवन की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो अब हम बात करेंगे तो कि हिमालय के क्या क्या फायदे हैं, वो तो हम समझ गए। अब हम समझेंगे हिमालय से निकली नदियां पूरे इलाके को फर्टिलिटी की थी। तो नदियों में भी हमें बहुत सारा डाइवर्जन देखने को मिला। नॉर्थ से लेकर चले जाओ साउथ तक, आप वेस्ट से लेकर चले जाओ ईस्ट तक, तो बारिश में चेंजेस है, और बारिश में चेंजेस होने की वजह से और नदियों में भी काफी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है लैंड मास की वजह से। तो वो स्टार्टिंग में जितने भी सिविलाइजेशन बने हैं भारत में, वो सभी बने स्टार्टिंग में, चाहे इंडस वैली हो चाहे वैदिक एज हो, वो बने इंडस के पास, क्योंकि वहां पर बारिश कम तो हल्के फुल्के जंगल थे। फिर वो तांबे से यानी कॉपर से कट जाते थे और उसमें कॉपर ही इस्तेमाल में था। फिर धीरे धीरे लोग आगे बढ़े मिड गैंगेटिक प्लेन तक। वहां पर क्या कि भाई अब थोड़े से घने होने लगे जंगल, फिर भी कॉपर से काम चल गया। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं आप लोअर गैंगेटिक प्लेन यानी बिहार बंगाल वाले रीजन में आते हो, तो वहां पर घने घने जंगल, लोहा चाहिए। आप असम अरुणाचल प्रदेश चले जाओ, और भी घने जंगल, लोहे चाहिए तभी जंगल कट पाएंगे। इसी कारण से आपके मन में सवाल आता होगा कई बार कि इंटायर इंडिया में डेवलपमेंट हुआ, अशोक, मौर्य सब आए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ ज्यादा ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि वो काफी डेंस फॉरेस्ट है। दूसरा वहां का क्लाइमेट हिली रीजन है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी इंडिया पर काम करना आसान होता है। स्टार्टिंग में लोग कॉपर का इस्तेमाल करते थे केवल, क्योंकि लोहे का खोज हुआ नहीं था, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही रहे। फिर जैसे जैसे लोहे के बारे में पता चला तो ईस्टर्न तरफ आए, लोअर गैंगेटिक प्लेन, तब बिहार, झारखंड, बंगाल वाले रीजन की तरफ। 2-3 कारण से। पहला तो फर्टिलिटी यहाँ पर बहुत अधिक, क्यों ज्योग्राफी क्लास में आप जान लोगे। सिंपल सी बातें बता ही देता हूँ कि वहां पर सारी नदियां आप जाके समुद्र में मिल रही होती है, उतने दूर का सेडिमेंट्स कई तरह का सेडिमेंट्स लाकर डिपॉजिट कर रही होती है। इसी कारण से लोअर गैंगेटिक प्लेन अधिक फर्टाइल है। दूसरा बहुत सारे नदियों का संगम। तीसरा रिसोर्स, वहां पर लोहा मिला, हाथी मिला जो कि इस वक्त युद्ध में जरूरत था, काफी लकड़ी मिला, तो लोग वहीं पर बसे और वो सबसे अधिक डेवलप, वो सबसे पहले डेवलप हुआ। पाटलिपुत्रा जो कि इस भारत की सबसे पहली राजधानी है, अखंड भारत की सबसे पहली राजधानी, वो उसी रीजन में लोअर गैंगेटिक प्लेन में, अपने फिजियोग्राफी की वजह से। देखो पाटलिपुत्रा जहां पे, वहां पे 4 नदियां आ रही, गंगा, सोन, कोसी, गंडक। 4 नदियों का संगम डेफिनेटली फर्टाइल होगा। दूसरा, उस वक्त इनफैक्ट अंग्रेजों के आने तक भारत में ट्रांसपोर्टेशन का, हेवी ट्रांसपोर्टेशन का मेन साधन क्या रहा? वाटरवे, रोडवे नहीं रहा। अंग्रेज आके तो रेलवे शुरू किए, बड़े बड़े चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेलवे शुरू किए। अंग्रेज के आने के पहले तक क्या था? वाटरवे। तो 4 नदियां, कनेक्टिविटी पूरे भारतवर्ष से। दूसरा हम लोग देखते हैं कि साथ ही साथ पाटलिपुत्रा के बगल में ये जो झारखंड वाला रीजन है वर्तमान का, वहां पर से लोहा मिल जा रहा है, हाथी मिल जा रहे जो कि युद्ध में इस्तेमाल था, लकड़ी मिल जा रहे थे, उस वक्त लकड़ियों के महल बना करते थे। जैसे अशोक का महल कुम्हरहारा में जो स्थित था वो लकड़ी का महल था, वही फिर समय के साथ समाप्त हो गया। तो ये हमें पता चला कि हिमालय आई, हिमालय की वजह से यहाँ पर नदियां बनी, नदियों की वजह से नॉर्दर्न गैंगेटिक प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स बने, नॉर्दर्न प्लेन्स की वजह से यहाँ पर सिविलाइजेशन डेवलप हुए। ठीक है, अब आगे बात हम लोग करेंगे और भी चीजों का, जैसे
आप देख सकते हो कि ना इस नदी के अलावा, इस नेचर के अलावा एरिया भी बहुत मैटर है। देखो उस टाइम में ना लोग नदियों किनारे बसते थे, जैसे बाद के समय में लोग या अब के समय में लोग इंडस्ट्री के किनारे बस रहे हैं, माइंस के किनारे बस रहे हैं, उस वक्त नदियों किनारे बसते थे। आप देखो ज्यादातर भारत में जो ज्योग्राफिकल बॉर्डर है नदियों का इर्द गिर्द, जैसे फॉर एग्जांपल विंध्य माउंटेन रेंज तो पूरे इंडिया को दो भाग में बांट देता है। ऊपर में नॉर्थ इंडिया जिसे आर्यवर्त बोला गया, विंध्य के साउथ में दक्षिण भारत, साउथ इंडिया जिसे दक्षिणावर्त बोला गया। उसके अलावा अगर आप देखो सबसे फेमस कलिंग, जिस पर अशोक ने हमला किया था, फिर बाद में युद्ध नीति ही त्याग दी, तो कलिंग कहाँ है? महानदी से शुरू होती गोदावरी पे खत्म। उसके बाद गोदावरी से कृष्णा तक जाओ तो आंध्र प्रदेश वाला रीजन आता है। कृष्णा से कावेरी तक आंध्र प्रदेश का आगे का एक्सटेंशन है। कावेरी से नीचे जाओ आप पेरियार तक तो तमिलनाडु वाला एक्सटेंशन है। तो आप देख रहे हो कि ना नदियों के बीच का रीजन है। जो भी शहर है वो दो नदियों के बीच में बसे हुए हैं। इलाहाबाद दो नदियों के बीच में बसा हुआ। तो मेनली नदी जो है वो बॉर्डर का भी काम किया करती थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है। अब क्या हुआ कि ना यहाँ पर रिसोर्स बहुत, तो दूर दूर के देश यहाँ पर आते थे व्यापार करने। तांबा तो पहले हमें मिला खेतरी वाले रीजन से, राजस्थान का, तो खेतरी के मिले तांबे का इस्तेमाल भारत भर में होते रहा। बाद में क्या हुआ कि हमें पता चला कि ये जो मगध के साउथ वाला रीजन है, जिसे वर्तमान में झारखंड बोलते हैं, वहां पर तांबा का बहुत बड़ा सोर्स है, कॉपर का। तो यहां से तांबे का इस्तेमाल होने लगा। कांसा बनाने के लिए, ब्रॉन्ज बनाने के लिए टीन का जरूरत था, तो टीन हमने अफगानिस्तान से मंगाया। तो क्या होता था कि बाहर देश वाले हमारे यहाँ से लेके जाते थे सामान, और बदले में क्या देके जाते थे? गोल्ड कॉइन्स। और इस तरीके से हमारे यहाँ पर गोल्ड भंडार बढ़ने लगा। फिर कुछ समय बाद हमें भी अपना गोल्ड माइंस मिला, लेकिन कुछ बहुत बड़ा नहीं। फिर क्या होता है कि यहाँ पर मोती, महंगे पत्थर, मसाले, इन सबों का भी व्यापार बढ़ने लगा। इटली, रोम, मिस्र, इजिप्ट से लोग आते थे, यहाँ से माल लेके जाते थे, गोल्ड कॉइन्स देते जाते थे, और धीरे धीरे डे बाय डे यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स बढ़ने लगे। और इतना बढ़ा कि गोल्ड कॉइन्स मंदिरों में रखे जाने लगे, गोल्ड से मंदिर बनाए जाने लगे, जैसे सोमनाथ गोल्ड का पूरा परत था। तो आप देख सकते हो कि ना भारत में बहुत अधिक गोल्ड हो गया जमा, वो दुनिया भर का गोल्ड यहाँ पर जमा हो गया, क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हैं। पूरी दुनिया भर का सोना अपने पास जमा हो गया, और इस तरीके से भारत सोने का चिड़िया कहलाया। इतना सोना कि शाहजहां ने तख्ते ताउस बनवा लिया था, सोना का सिंहासन, सोना का पूरा सिंहासन था, सोचो। लेकिन बाद में गजनी, अब्दाली, नादिर शाह, अंग्रेज, ये सभी लूट लूट के लेते गए और यहाँ के सोने को खत्म करते गए। तो यहाँ पर एक चीज तो आपको साफ समझ में आ गया हो कि हमारे देश के ज्योग्राफी की वजह से हमने एंशिएंट इंडिया के डिमांड को, पूरी दुनिया भर के डिमांड को पूरा किया, और हम दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर रहे, और इसी कारण से सबसे पावरफुल, सबसे अमीर रहे। लेकिन समय के साथ दुनिया के व्यवहार में चेंजेस आया, डिमांड में चेंजेस आया, और अब हम एक्सपोर्टर होने की बजाय कंज्यूमर होने लगे हैं। तो अगर इस देश का विकास करना है तो हमें वापस से वो एक्सपोर्टर वाले नीति पे पहुंचना होगा, हमें प्रोडक्शन पर ध्यान देना होगा। खैर, ये तो आगे भी कभी अन्य वीडियो में मैं डिस्कस कर ही दूंगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं भारत के इतिहास की। तो इतिहास में अभी कुछ चैप्टर ऐसे ही हैं जिसमें मैं आपको इस तरह की चीजों की जानकारी दे रहा हूं, ताकि आप एक बेसिक जान जाओ इस देश का इतिहास जो बना, उस बनने वाले उस इमारत का फाउंडेशन क्या रहा। तो अभी मैं फाउंडेशन बता रहा हूं। 2-3 इस तरह के वीडियोज होंगे, उसके बाद आपको मिलेगा प्रॉपर कहानी, यानी इंसान का शुरुआत जहां से होता है, पाषाण काल, स्टोन एज से। सब कुछ जानेंगे, लेकिन पहले बेस जानना जरूरी है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूं। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें इन्वायरमेंट भी देखेंगे, अपने इंडिया का इकोलॉजी भी देखेंगे, और भी चीजों को जानेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।